अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को सुबह बखैर कहेंगे और सुबह का आगाज़ कर लेते हैं। मैं आपका होस्ट बिलाल खान, और आज जो हमारी जो सेकंड होस्ट को होस्ट होती हैं वो कुछ मसरूफियात की बिना पर ज़रा आउट ऑफ स्टेशन है, तो फिर आज से हमारे साथ ये जिम्मेदारियां जो है वो पूरी टीम मिलकर मेरे साथ जो है वो संभालेगी, और आज के बाद आपको शायद यही नज़र आएगा। बहरहाल डॉक्टर अफशीन को हम बड़ा मिस करेंगे, क्योंकि वो जो अच्छी अच्छी बातें करती हैं, वो जो फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू होती है जिससे आपको और मुझे सीखने का मौका मिलता है। अब हम ये सोच रहे हैं कि उनसे व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, और वो अच्छी अच्छी बात हमें बता दिया करेंगी कि आज मैंने ये सुना है, आज मैंने ये सोचा, आज मैं ये करने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको बता दिया करूँगा। बहरहाल मुल्क के अंदर बड़ी एक हैजान की कैफियत है, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम, और वी आर जस्ट एंटर्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल एरा ऑफ डिप्लोमेसी, ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ऑफ मिलिटरीली जो हमारी एक टर्म है ना, उसके अंदर हम आ चुके हैं। और अब पाकिस्तान की जिस वक्त सिफारतकारी है, आई हैव सीन दैट कि उसके अंदर एक बड़ी पुख्तगी आ चुकी है, बड़ी एक मैच्योरिटी आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चेहरे मंजर आम पर हैं, जो चेहरे बैठे हुए हैं अहम मनसब पर, वो हम देख रहे हैं कि बड़ा बुर्दबारी का सबूत दे रहे हैं, और बड़े एक फ्लॉलेस उन्होंने काम शुरू कर दिया है। वेल, अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को इसी तरह रखे और इसी तरह आबाद रखे, चाहे पाकिस्तान की मिलिटरीली जो क़यादत है, चाहे वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटली जो क़यादत है, या फिर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत है, उन तमाम लोगों को इसी तरह पाकिस्तान के लिए काम करने की कोशिशें जो है वो करने की तौफीक दे। और अच्छी अच्छी बातों में बहुत सारी अच्छी बातें, लेकिन कल से हम ये देख रहे हैं कि 3 दिन का अरसा था मैच्योर होने में खबर में, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों के ऊपर ना बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमने ये देखा कि सबसे पहले जिस पर बात करना ज़रूरी है, हमने देखा नसीम शाह जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पाकिस्तानी बॉलर हैं, और कभी कभार मौसमी पाकिस्तानी बैटर भी बन जाते हैं। मतलब छक्के लगाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ऐसे मकामात पर पहले लाला हुआ करते थे, शाहिद अफरीदी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि लाला के बाद एक शख्स और था, इमरान नज़ीर, और इमरान नज़ीर के बाद हमने देखा कि एक शख्स और आया जिसने कुछ मौसमी छक्के लगाने की जो है बारिश की, सलमान बट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास ये नसीम शाह जो कि मौसमी छक्के लगाने वाले बैटर हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब उम्मीद ना हो टीम से, और जब प्रेशर हो और अंडर प्रेशर खेल रहे हो, तो एक शख्स आता है और वो उसको हम अपनी ज़बान में तो खैर लप्पा कहते हैं, लेकिन इसको भी छोड़ दें, क्योंकि वो जब लगता है तो वो फिर जाता है ग्राउंड से बाहर। और नसीम शाह बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग का उनके हिडन टैलेंट है, तो इनके बारे में ज़रा आज बात कर लेते हैं। हुआ कुछ यूँ, याद माजी अज़ाब यारब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा, और वो माजी की याद ये बता दूं मैं कि एक ट्वीट हो गया या फिर अकाउंट हैक हो गया। नसीम शाह के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, जो कि इस वक्त ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, और रूए रवा हैं पंजाब की, और बसंत के बाद तो बड़ी फेमस हुई हैं, और बसंत से पहले जितनी फेमस थी उससे ज़्यादा बहुत फेमस हैं। उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनका नाम है मरियम नवाज शरीफ। इनके लिए एक ट्वीट किया गया कि भाई ये क्या क्वीन की तरह क्यों इन्हें ट्वीट किया जा रहा है लॉर्ड्स में। तो वो बड़ा एक डायरेक्टली एक हिट था, एक बैलिस्टिक मिज़िल जो है ना, वो सीधा जाके ठक करके यहाँ और यहाँ लग गया। अच्छा, फिर उसके 15 मिनट के बाद एक जो है वो वजाहती बयान आया नसीम शाह साहब का, और उन्होंने कहा कि भाई ये अकाउंट हैक हो गया है। अच्छा भाई, हैक हो गया, 15 मिनट में रिकवर हो गया, ये भी मान लेते हैं। अगर हैक हो ही गया था तो हैकर से इतनी तो गुजारिश थी, 1.5-2 घंटा तो हैक करके रखते। नसीम शाह साहब की ज़िंदगी जो है ना वो इस वक्त मुश्किलात में फंस चुकी है, और मुश्किल के साथ साथ मैं आपको बता दूं 2 करोड़ रुपए का जुर्माना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर लगा दिया है। और पीसीबी जो है वो इस वक्त काफ़ी एक्टिव है, और पीसीबी के जो मोहसिन नकवी साहब हैं वही जो है वज़ीर दाखिला भी हैं, वही तमाम मुल्क की एजेंसीज़ को भी देख रहे हैं। अब देखना ये है कि 2 करोड़ रुपए कैसे पे किए जाएंगे। पहली चीज़ तो ये, चलें ये भी पे हो जाएंगे, क्योंकि क्रिकेटर्स आर पेड वेरी वेल थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू इंटरनेशनल मैचेस, थ्रू काउंटी क्रिकेट, इन तमाम चीज़ों में बड़ा अच्छा पैसा मिलता है। पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, इस जंग के अंदर शहबाज गिल साहब कूद गए, और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है क्रिकेटर के साथ। अच्छा भाई, सुन लेते हैं, आपकी भी सुन लेते हैं, आपके वक्त को भी ज़रा खोदेंगे और उखाड़ेंगे कि आपके टाइम पे टीम को किस तरह से पोलिटिसाइज़ किया गया था। बहरहाल ये कूदे, उन्होंने कहा ये तो गलत हुआ भाई 2 करोड़ रुपए का, लेकिन आगे लिखते हैं, चले कोई बात नहीं, चंदा इकट्ठा कर लेते हैं आपके जुर्माने के लिए। अच्छा, एक इस खास टोले की, इस खास पॉलिटिकल पार्टी की आदत मैं आपको बता देता हूँ।
ये चंदा इकट्ठा करने में ना नंबर 1 है, ये तो आप जानते हैं। चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से चंदा इकट्ठा करना हो, चाहे शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा करना हो, चाहे वो लंगर खानों के लिए चंदा इकट्ठा करना हो, चाहे मुल्क के अंदर कोई ऐसी कैफियत बहरानी पैदा हो जाए जिसके अंदर चंदा इकट्ठा करना हो, इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग। लेकिन अगले स्टेप में आ जाते हैं, जब वो चंदा इकट्ठा हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, इस पर बड़े सवालिया निशान उठते नज़र आते हैं। बड़े केसेस हैं इसके ऊपर जो अभी खुल नहीं रहे, अनफोल्ड नहीं हो रही है वो फाइल्स। लेकिन जब ये अडियाला वाला मामला और 804 वाला मामला हल होगा तो इन फ्यूचर, आज बता रहा हूँ, इन फ्यूचर ये फंडिंग केसेस भी खुलेंगे कि आपको फंडिंग कहाँ से हुई, आपके चंदे कहाँ से इकट्ठा होकर किन अकाउंट्स में गए और वो किन अकाउंट से निकल कर कहीं और चले गए। बहरहाल उन्होंने कहा कि चंदा इकट्ठा करके हम नसीम शाह साहब का 2 करोड़ रुपये का जो हर्जाना है वो भरने के लिए ट्राई कर लेते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप जुर्माना पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स हैं और या फिर जो प्लेयर्स हैं, स्पेसिफिकली उन 11-15 लोगों की बात कर लूँ, इनको एक बात कही जाती है, ओत ली जाती है जब ये टीम में आते हैं कि हम पॉलिटिकली कहीं एंगेज नहीं होंगे पब्लिकली। आपका वोट देने का राइट है, आप किसी को भी दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, हम पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे अपनी पर्सनालिटी को। अगर तो ये अकाउंट हैक था, दैट वुड बी ओके और इट वुड बी जस्टिफाइड कि भाई हैक हो गई थी एक चीज़, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो इदारे हैं। लेकिन अगर ये नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे याद है नसीम शाह के लिए आपको याद होगा कि हाथ मिलाने का मामला था, याद है आपको, मोहसिन रफ़ी साहब के साथ हाथ मिलाया था कि नहीं मिलाया था, उसके बाद चेहरे के तासुरात, कुछ ऐसे माजी के अंदर तल्ख यादें हैं जिसकी वजह से नसीम शाह जो है वो अब क्रिटिसाइज़ होना शुरू हो गए। अब अल्लाह खैर करे कि आगे का इस लड़के का फ्यूचर कैसा है, क्योंकि अच्छे बॉलर हैं और मैंने कहा मौसमी बैटर भी हैं, एक अच्छा स्पेस जो है वो इन्होंने फिल किया था टीम के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आगे इनके करियर के साथ क्या होने वाला है। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी गलती हो गई है, हमने आमिर को भी माफ़ किया, हमने सलमान बट को भी माफ़ किया, हमने जो है वो मोहम्मद आसिफ को भी माफ़ किया, हमने बड़ी बड़ी माफ़ियाँ दी हैं, आम माफ़ियों का ऐलान किया था हमने, और फिर उन्होंने वो सख्तियाँ भी झेली हैं और वो तो खैर बहुत बड़े जराइम के अंदर मुलव्विस थे। लेकिन खैर अब इस लड़के से भी हो गई है गलती, अगर तो हो गई है, अगर जानबूझ के हुई है तो फिर एक माफ़ी होनी चाहिए, पेनल्टी दे दें आप, लेकिन करियर के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए कि अब वो मैचेस ही ना खेले, अब वो जो है वो अहम इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट से निकाल दिया जाए। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा पाकिस्तान के टैलेंट के साथ। लेकिन नसीम शाह को भी समझना चाहिए कि अगर तो ये हैकिंग का मामला है तो फिर तो बात करना इस पर बनता ही नहीं है, अगर नहीं है तो ज़रा सोचें कि इतने एग्रेसिवली यू डोंट नीड टू कॉमेंट ऑन इट, कि आपका काम नहीं है उस तरफ जाना। अगर आपका काम होता तो आज आप प्लेयर नहीं होते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं होते, पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होते, आज आप किसी ना किसी यूसी काउंसलर के साथ खड़े होते, आज आप किसी एमएनए के साथ खड़े होते, आज आप किसी सेनेटर के साथ खड़े होते, आज आप किसी पार्टी के लीडर के साथ खड़े होते। आप वहाँ अच्छे थे, आपने ज़िंदगी भर मेहनत की है क्रिकेट खेलकर, आपने ज़िंदगी भर अंडर 19 खेला, अंडर 16 खेला, उसके बाद पाकिस्तानी टीम के अंदर आने के लिए आपने क्या कुछ मेहनत नहीं की होगी। अपने करियर को ऐसे दाव पे ना लगाएं, और अगर करियर दाव पे लगाने का इतना ही शौक है तो फिर क्रिकेट टीम से फिर खुद अलग हो जाएं। तो ये थोड़ा सा एक दोनों के लिए पैगाम था कि क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, और इस बच्चे के लिए भी, इस लड़के के लिए भी कि एटलीस्ट हैव सम फ्रूटफुल थॉट्स फॉर द सेक ऑफ योर पाकिस्तानी टीम। आगे बढ़ेंगे और अच्छी बात की आमद हो गई है और डॉक्टर अफशीन ने जो है वो अच्छी बात हमें थ्रू टेलीपैथी जो है ना वो हमें भेज दी है, और प्रोड्यूसर साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं आज जी। चलें जी, आज प्रोड्यूसर साहब ने एक नई लाइन दी है और वो नई लाइन ये है कि पहले इल्हामी तौर पे जो आपको इल्हाम होने जा रहा है, जो आप अच्छी बात बताने जा रहे हैं, बहरहाल अच्छी बात का भी मैं खुलासा आज कर देता हूँ। आज डॉक्टर अफशीन यहाँ है नहीं तो मैं बता देता हूँ, आज आपको असलियत बता देता हूँ, ये अच्छी अच्छी बातें निकलती कहाँ से। वही हमारी कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट राइटर हैं इरम आपी, और बहुत अच्छी, बहुत स्वीट सी हमारी आपी हैं और बहुत अच्छा कंटेंट लिखती हैं। तो ये अच्छी बातों का जो सिलसिला है ना, ये वहीं से शुरू हुआ था, और ये अच्छी बातें वहीं से डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर अफशीन जो है ना वो उनको आती हैं और उन तक पहुँचती हैं, वो फिर यहाँ बता देती है। आपने किसी को बताना नहीं, और आपने ये भी नहीं बताना है कमेंट करके कि मैंने आपको ये बात सच बता दी है। ये राज की बात है आपके और मेरे दरमियान, जब वो वापस आएंगे तो हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हमने आपको बताई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इंसानी ज़िंदगी के अंदर खेलों की अहमियत
شروع سے بہت اہم رہی ہے. بچپن میں سنتے تھے نا, پڑھو گے لکھو گے بنو گے خراب, کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب. تو ایسا ہی ہونے جا رہا ہے زندگی کے اندر, کیونکہ ابھی ہم نسیم شاہ کی بات کر رہے تھے. اب ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں. صحت مند جسم اور متوازن زندگی, یعنی کہ بیلنس جو آپ کی زندگی ہوتی ہے نا, اس کے لیے کھیل نہایت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جبکہ ایک صحت مند جو معاشرہ ہے اس کے اندر انہی سرگرمیوں سے جو ہے نا آپ کا یہ جو سوسائٹی ہے وہ پروان چڑھتی ہے, جب آپ کھیل کود کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں سندھ لیول پہ اگر بات کروں تو اسپورٹس کے پورے ویک بنائے جاتے ہیں, اور وفاقی لیول کے اوپر باقاعدہ بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں. کھیل نہ صرف جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے بلکہ انسان کو ذہنی طور پر بھی مضبوط بناتا ہے. لیٹس ٹیک ایگزامپل. اب آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. کچھ کزنس گھر میں بیٹھے ہیں, اچانک سے آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے, کوئی بیٹھک کا روم ہوتا ہے جہاں زمین پہ بھی بیٹھے ہوئے, کارپیٹ بھی بیٹھے ہوئے, صوفے بھی بیٹھے ہوئے, چائے کے کپ چل رہے ہیں. اچانک سے ایک آواز آتی ہے, آؤ فلاں گیم کھیلتے ہیں. تو وہ جو گیم ہوتا ہے نا وہ صرف آپ کی جسمانی نشو و نما کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ آپ کی ذہن کو, آپ کے مائنڈ کو نا بڑا ایکٹیو کرتا ہے, اور اس کے اندر ایسے ایسے خیالات آتے ہیں. پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کچھ 4 دوست مل کر بیٹھے ہوتے ہیں, 4 کزنس بیٹھے ہوتے ہیں, 4 آفس میں کام کرنے والے لوگ فارغ ٹائم میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. اور اس میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے, مومنٹ آف دا, وہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے اس مومنٹ کا, کیریکٹر آف دا مومنٹ. تو وہ کیریکٹر کو ہر بندہ تنگ کر رہا ہوتا ہے. تو ہر شخص کے منہ سے ایک ایسا لفظ نکلتا ہے, یہ ایک ایسا جملہ نکلتا ہے جس کے اوپر سب کہہ کے مار مار کے ہنستے ہیں. تو آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے آئی بھی مجھے تنگ کرتی ہے, اسی طرح سے میں بھی آپ کو تنگ کروں گا. بہرحال یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر کھیلوں کو زندگی کا نا, جو کھیل ہے نا ان کو زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ سمجھا گیا ہے. بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, ان تمام لوگوں کے لیے ہر دور میں عمر کے کچھ کھیل جو ہے وہ زندگی نے انٹروڈیوس کرائیں. جو آپ کھیلتے ہیں تو آپ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. اگر آج کی بات کریں نا, جہاں مصروفیات ہیں اور ٹیکنالوجی ہے نا, اسی میں انسان جو ہے نا بڑا محدود ہو گیا ہے, بیریئر لگ گئے ہیں. آخری دفعہ ذرا ایمان سے بتائیے گا کہ آپ نے آخری دفعہ کھیل کب کھیلا تھا؟ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لاسٹ ٹائم آپ کب اپنوں کے ساتھ بیٹھے تھے, یا کوئی کھیل کھیلا تھا, یا کوئی انڈیویجولی آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی تھی, اسپورٹس, اگر کرکٹ, فٹ بال, پیڈل آج کل بڑا آ گیا ہے, پیڈل بڑا کھیلنے کورس کے اندر جا کر, تو کب آپ نے لاسٹ ٹائم جا کر جو ہے کوئی کھیل کھیلا تھا؟ ذرا خود سے سوال کریں. اف یس دین یو آر ڈوئنگ گڈ, اف نو تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس ویکینڈ پر, جب جمعے کے دن ہم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں اور ہفتے اتوار کو چھٹی کر کے منڈے کو واپس آتے ہیں, تو اس ویکینڈ پہ آپ کچھ کھیلنے کا سوچ لیجئے. اس کھیلنے کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک بیٹ لیں, ایک بال لیں, جگہ کے اوپر تعین کریں اور 4-5 لوگ جا کے کھیلنا شروع کر دیں. ایک فٹ بال لیں اور کھیلنا شروع کر دیں, یا پھر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جو انڈور گیمز ہوتے ہیں ان کو بھی کھیل کر آپ ذہنی نشو و نما آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب وہاں جہاں پر کھیلوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے نا, وہیں پر جسمانی سرگرمیوں کی کمی مختلف بیماریوں اور ذہنی دباؤ کا شکار بنتی ہے. اچھا, یہ بہت خوبصورت بات ہے اور اس کو آپ سمجھیں ذرا. جہاں پر میں بات کر رہا ہوں اسپورٹس کی, اور جہاں پر میں بات کر رہا ہوں کہ اسپورٹس سے آپ ایکٹیو رہتے ہیں, وہیں پر جو اسپورٹس نہیں کھیلتے ہیں ان کی آپ سستی کا عالم دیکھیں. آپ ان کی شاہانہ جو ایک سست مزاج ہے نا اس کا عالم دیکھیں کہ ان کا ذہن بھی نا بجھا ہوا ہوتا ہے. آپ ان کو کہتے ہیں یہ تو سن ہے, بالکل سن ہے. وہ سن اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ ہی ایکٹیو نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یہ فل چارج ہو کر آیا ہے, یا پھر ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ ڈائریکٹ ہے, اس کا پلگ نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ لگا ہوا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے بغیر کسی بریک کے. تو آپ نے خود تعین کرنا ہے کہ آن وچ سائڈ آر یو اسٹینڈنگ. اب ایسے کے موڑ کے اوپر کہ ایک مؤثر جو کھیل ہوتا ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھتا ہے. تو زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی کھیل اپنی زندگی کا رکھیں کہ زندگی بھی ایک کھیل ہے, وہ بڑا اچھا کھیلتی ہے. زندگی کو بیٹنگ کرنے دیں اپنی پچ کے اوپر, اور اگر وہ چھکے لگا رہی ہے تو لگانے دیں, اور اگر آؤٹ ہو رہی ہے تو آؤٹ ہونے سے بچائیں اپنی زندگیوں کو. زندگی کے کھیل کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کھیل رکھیں. اچھا, میں اپنی بات بتا دیتا ہوں. آئی یوز ٹو پلے فٹ بال الاٹ, اور چھوٹے بھائی کے ساتھ میں جو ہے وہ ایک ٹیم کا حصہ ہوتے تھے, ہم اپنے علاقے کی ٹیم کا, اور اس ٹیم کے اندر ہم باقاعدہ طور پر میچز ہوتے تھے ویکینڈ کے اوپر. تو میں نے زندگی کے اندر فٹ بال بہت کھیلی ہے, اور فٹ بال کے ساتھ ساتھ میں ایک ٹائم ایسا آیا جس کے اندر کرکٹ کا بھی بڑا ایک شوق رہا. وہ بچپن کی یادیں جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہوتی تھی, کیونکہ اب تو صبح, دوپہر اور رات ہوتی ہے. پہلے ہمارے پاس ایک شام ہوا کرتی تھی, اس شام کے اندر کچھ لوگ شام کی چائے بیٹھ کر پیتے تھے, پرندوں کی جو سرسراہٹ ہے اور چڑچڑاہٹ ہے وہ سنتے تھے, جو آوازیں ہوتی ہیں ان کی,
चिड़चिड़ाहट तो किसी और चीज़ को कहते हैं, लेकिन चिड़िया के चिड़चिड़ाने को क्या कहेंगे, ज़रा ये बताएं, कमेंट करके बताएं कि क्या कहते हैं ना। इस पर भी ज़रा आपको गिफ्ट हैम्पर हम हो सकता है कि किसी रोज़ दे दें। लेकिन शाम को ना एक टाइम होता था वो असर से मगरिब तक का, जो बड़े बूढ़े होते थे वो बालकनी में या पार्श में होते थे, और हम जो बच्चे होते थे उस वक्त हम असर की नमाज घर में पढ़ते थे, छोटे होते थे। उसके बाद फिर निकल जाते थे अपना साजो सामान लेके ना, अपना जंगी सामान लेके। उस जंगी साजो सामान में क्या होता था, एक कैप होता था, एक चश्मा होता था, और उसके साथ एक प्यारी सी एक ऑरेंज कलर की जो है ना मेरे पास घड़ी होती थी स्पोर्ट्स की। और फिर हम वो पीटी शूज़ पहन के और सॉक्स पहन के, कभी हमने चड्डा पहना है, कभी हमने पैंट पहनी, कभी टी शर्ट पहनी, इस तरह की चीज़ें कपड़े पहन के हम निकलते थे पूरे जंगी सामान लेके ना। उसमें हमारा बैट बॉल भी होता था, कभी फुटबॉल होती थी, और भाई निकलते थे साथ। फिर मोहल्ले से एक एक करके जैसे जैसे घर आता जाता था गली का, खटखटाते जाते थे और अपने दोस्त को बुला के मंजिल तक पहुँचते थे। वो जो ग्राउंड होता था ना, हमारा ग्राउंड कहलाता था ईदगाह ग्राउंड, क्योंकि वो ईदगाह था, ईद की नमाज़ होती थी वहाँ पर साल में। बहुत बड़ा ग्राउंड था, चटियल मट्टी वाला मैदान वाला ग्राउंड था। उसके बराबर में जो है ना ग्रीनरी थी और ग्रीन पार्क था, तो वहाँ पे खेला करते थे। अब खेलते खेलते अक्सर मौसम तब्दील हो जाया करता था। क्यों? मौसम ऐसे तब्दील होता था कि मगरिब की अजान होती थी, और मगरिब की अजान से पहले जैसे परिंदे लौटते थे तो हमें भी घर आना होता था। जब मौसम तब्दील होता है तो मौसम की बातें भी होती हैं, और जब मौसम की खबरें होती हैं तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से हम रोज़ाना सुबह रब्ता कर लेते हैं। वो हमें बता देते हैं कि आज मौसम कहाँ बरसेगा और कहाँ पर जो है वो गर्मी होगी। तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर भाई तेज़ बारिश और ज़्यादा बारी के वजह से ना निज़ाम बड़ा मफलूज हो गया है। इफ़ यू टॉक अबाउट KPK पंजाब, तो मैं अब ज़रा उसके बारे में बता दूँ। ये फुटेजेस देखें आप, तो क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा चलाते रहें, मेरा चेहरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खूबसूरत मनाजिर ज़रा थोड़ी देर चलाएँ। खुसूसन पंजाब है ना, पंजाब की अगर बात करें, ज़रा ये फुटेज चलाते रहें, अच्छी लग रही है फुटेज, वो दोबारा चलाएँ। वो बारिश वाली और ये जो बर्फ़बारी की थी। अच्छा, खुसूसन पंजाब के जो कई इलाके हैं ना, उन इलाकों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर इस वक्त तेज़ बारिशें हो रही हैं। और उन बारिशों के साथ साथ ना सिर्फ वो बारिशें, वो कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी, वो नहीं है भाई, मूसलाधार बारिशें हो रही है और ज़्यादा बारी भी हो रही है। ये देखें, दोबारा देखें, ये पूरी गाड़ियाँ ढक चुकी हैं, ऐसे ग्रीनरी भी है। ये बादल, काले काले बादल, ज़्यादा बारी जो है ना वो नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि पाकिस्तान के मुताबिक, उनके महकमा मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक मगरिबी हवाओं का एक मजबूत सिलसिला मुल्क के जो अपर एरियाज हैं, बालाई इलाके, जो वस्ती इलाके हैं, वो असरअंदाज हो रहे हैं भाई। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जिनका मैंने नाम लिया, वहाँ पर बारिश और ज़्यादा बारी रिकॉर्ड की जा रही है। लेट्स टॉक अबाउट बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं ना, वहाँ पर भी बारिशें और ज़्यादा बारी हुई है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। सर्दी की एक लहर जो है वो आ चुकी है। मुझे भी वापस ले लीजिए प्रोड्यूसर साहब, आप तो भूल जाते हैं मुझे स्क्रीन पे लेना। कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है तो मौसम के लिए कुर्बानी दी जा सकती है मेरे चेहरे की। महकमा मौसमियात ने एक और पेशगोई की है। लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रेडिक्शन कि आइंदा कुछ दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों का एक पूरा एक सिस्टम आने वाला है। उस सिस्टम के तहत बारिशें होंगी। कराची की बात कर लें, कराची की बात जब भी मैं करता हूं तो लोग कमेंट ज़रूर करते हैं, और फिर उसके ऊपर या तो अप्रिशिएट करते हैं, या हमारे कुछ भाई हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट ज़रूर करते हैं, यार आपने परसों कहा था कि बारिश होगी, बारिश तो नहीं हुई लेकिन खारिश बहुत हो गई। लेकिन कराची के अंदर आज से, यानी कि आज की पहले अगर बात कर लें, आज के दिन, आज डेट जो है बड़ी खूबसूरत है, अप्रैल, इस पर भी मैं बात करूँगा, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज 1 अप्रैल है और 3 अप्रैल तक बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं। माहिरीन ये बता रहे कि सिस्टम के बाइस टेम्परेचर कम होगा, मौसम खुशगवार होगा। अच्छा, एक सवाल है, आज 1 अप्रैल है तो अप्रैल फूल तो हमें रोज़ाना मिलते हैं, आज अप्रैल मना लेते हैं। अप्रैल की अगर मैं बात करूँ ना, तो खुदा का शुक्र है कि ये जो है वो 1 अप्रैल आ गया है और मार्च ख़त्म हो गया है। मार्च जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। और मार्च की अगर मैं बात करूँ ना, ज़रा चेहरा ले आए, मेरा चेहरा ले आए, आज इंपॉर्टेंट बात हो रही है भाई, आ जाए भाई, इस पर बात करेंगे। मार्च की ज़रा बात करते हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा मेरा खूबसूरत सा चेहरा ले आए, मौसम से निकल कर बाहर आ जाएँ। और अच्छा, मार्च की बात कर रहे हैं हम। मार्च ख़त्म ही नहीं होके दे रहा था, रमज़ान इसमें आ गए, ईद इसमें आ गई, बारिशें इसमें हो गई, जंगें इसमें हो गई, जीत इसमें हो गई, हार इसमें हो गई, मौसम तब्दीलियाँ हो गई।
हर चीज़ इस मार्च के अंदर हो चुकी है। लॉकडाउन लग चुका है, पेट्रोल ऊपर जा चुका है, सोना नीचे आ चुका है, सब कुछ हो गया, मार्च खत्म नहीं हुआ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी अनाउंस दिस ब्रेकिंग न्यूज़ कि लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका है। 31 मार्च को लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अप्रैल के पैसे खत्म हो गए, मार्च खत्म नहीं हो रहा है। और मार्च कैसा चला आई डोंट नो, लेकिन मार्च था। मार्च बता के गया दुनिया को कि मैं मार्च हूँ। कुछ दुनिया के अंदर लॉन्ग मार्च भी होते हैं ना, तो ये वही मार्च था, ये बड़ा लॉन्ग मार्च था। ख़त्म हो गया मार्च, अब अप्रैल शुरू हो चुका है और अप्रैल की खुशियाँ मनाएं। और अप्रैल फूल, भाई ऐसा फूल ना बनाएं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। फूल दे दें, फूल ना बनाएं। तो ये फूल देने का सिलसिला रखें अप्रैल के अंदर, आगे बढ़ेंगे। मौसम खुशगवार हो चुका है और मौसम यहाँ भी अच्छा है। हमारा जो स्टूडियो है, हेडक्वार्टर जो है वो कराची बेस्ड है, तो कराची के अंदर हम देख रहे हैं कुछ बादल हैं ऐसे जो मूड बना रहे हैं। मूड है बारिश का, अब मूड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। बहरहाल लाइफ स्टाइल अपडेट्स कुछ आज आपको दे देते हैं। अच्छा, एक लाइफ स्टाइल जो है बहुत ज़रूरी है। गले की मामूली सी खारिश अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है, जैसे मुझे रहती है। आपको पता है ना कि गला अक्सर ख़राब रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात यही तकलीफ़ एक बड़ी बीमारी की अलामत बन सकती है। टॉन्सिल्स की सूजिश, जिसे तिब्बी ज़बान में कहा जाता है टॉन्सिलिटिस। इसमें एक जो है वो तकलीफ़ देगी एक मसला होता है और मरहले से गुजरते हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकता है। गले के पिछले हिस्से के अंदर ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पर छोटे गुदूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है टॉन्सिल्स। दरअसल जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम यानी कि जो इम्यून सिस्टम है, ये उसका हिस्सा होते हैं। ये इम्यूनिटी को ज़रा मलूज़ खातिर रखते हैं या फोकस रखते हैं। जरासीम के ख़िलाफ़ पहली जो दिफाई लाइन होती है ना, मतलब आप मुंह से कोई चीज़ खा रहे हैं या एटमॉस्फेयर के अंदर कोई चीज़ आपके अंदर जा रही है, ये पहला गेट होते हैं, ये वो गार्ड्स होते हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं बॉर्डर पे, जो आपको सबसे पहले डिफेंड करते हैं। ये गुदूद वायरस या बैक्टीरिया के हमले का शिकार हो जाते हैं और इसमें सूजिश पैदा हो जाती है। कभी आपने देखा ये जगह आपकी सूजन से भरी हुई होती है और सूजा हुआ होता है हिस्सा, जिसके नतीजे के अंदर गले के अंदर शदीद दर्द होता है, कुछ चीज़ निगलने में उगलने में दुश्वारी होती है, बुखार हो जाता है, सर दर्द के सिम्टम्स जो है वो होते हैं। समटाइम्स सांस लेने के अंदर जो है वो एक अजीब सी बू महसूस होती है आपको ना, कि कुछ लोगों के मुंह से बू आ रही होती है। दैट्स नॉट ऑल अबाउट कि उन्होंने ब्रश नहीं किया, वो इसकी वजह से भी अलामत ज़ाहिर होती हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि ज़्यादातर कैंसर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अच्छा, ये कैंसर नहीं है, माजरत, ये केसेस है भाई। कभी कभी हमसे भी पढ़ने में गलती हो जाती है तो माफ़ कर दिया करें। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना, वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन क्या होते हैं? नज़ला, खांसी, बुखार। साल में है ये मौसम 4, तो इस 4 मौसम के अंदर ये जो नज़ला खांसी हो जाता है, ये ज़्यादातर केसेस वायरल इन्फेक्शन है। मतलब बहुत ज़्यादा एक वबा फैल जाती है। तो इससे बचने के लिए और इन बैक्टीरिया से बचने के लिए थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है। और टॉन्सिल्स एक आम बीमारी है और इसका जिक्र ना हमेशा होता है, आपने सुना होगा, बच्चों को भी हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि कुछ ऐसी मशरूबात और नमक वाले पानी के गरारे किए जाएँ और ये अद्वियात ऐसी ली जाए जिससे गले को थोड़ा सा आराम मिले। गर्म चीज़ों का ज़रा थोड़ा इस्तेमाल किया जाए और इससे बचा जा सकता है। खट्टी चीज़ों से गुरेज किया जाए, इतना खट्टा खाया जाए जितना आपको ख्वाहिश है, उससे ज़्यादा ना खाया जाए। और गर्म चीज़ों को ज़रा अपने साथ रखें, ज़िंदगी ऐसा रखें, ये सब सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के मौसम की तो बात कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान की गलियों की बात कर लेते हैं। और आज किसी इलाके में नहीं लेके जा रहा, आज किसी मंजिल पे लेके नहीं जा रहा, आज उस याद की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसकी वजह से आज आपके नाश्ते की टेबल बहुत ही ज़्यादा लजीज हो जाती है। आज आपकी नाश्ते की टेबल को ज़रा नोट करें और इत्तेफाक देखिएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी टेबल पर आज नाश्ते की चाय के साथ वो चीज़ रखी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट बाकर खानी। बाकर खानी खाए हुए एक ज़माना हो गया भाई। प्रोड्यूसर साहब, मैं पैसे भिजवाता हूँ, बाकर खानी मंगवाएं आज पूरी टीम के लिए और बाकर खानी खाएंगे आज। क्यों खाएंगे बाकर खानी? आपने भी खाई है, मैंने भी खाई है। बाकर खानी के बारे में क्या आपको पता है? ऑडियो इंजीनियर साहब रज़ा साहब ने जो है ना वो ऐलान कर दिया है कि वो पूरी कौम को नहीं तो पूरी टीम को बाकर खानी खिलाने की इस्तात रखते हैं और वो खिलाने जा रहे हैं। रज़ा भाई, आपका बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आपने इतना ही कह दिया, काफ़ी है, लेकिन ट्रीट मेरी तरफ से होगी। बाकर खानी आप मंगवा लें। बाकर खानी के बारे में ज़रा बाद में बता रहा हूँ। बाकर खानी आप सब ने खाई है, सबको पसंद होती है, चाय में डुबो के खाते, खस्ता होती है, ऊपर चीनी लगी होती है, कभी जो वो स्वीट। अब आप अपना रक्षा बीच में ना लाएं। तो मेरे प्रोड्यूसर के जो कोऑर्डिनेटर साहब वो कह रहे हैं
کہ ہمیں جو ہے نا وہ کیا کھانا ہے بھائی, کیک رس کھانے, نہیں کیک رس کی بات ہٹاتے ہیں, باقر خانی کی بات ہو رہی ہے. باقر خانی کا نام یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بھائی. باقر خانی یہ کیسے پڑا نام, کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتا. مجھے تو میری کانٹینٹ کریٹر ارم آپ ہی بتا چکی ہیں, آپ کو اب پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیسے پڑا. یہ مغلیہ سلطنت میں, مغلیہ دور میں اور بادشاہی دور کے اندر ایک ایسی پریم کہانی تھی جو امر ہو گئی اور وہ ایک نہ ہو سکے. تو باقر ایک ہے, خانی ایک ہے, باقر خانی بن چکے ہیں. یہ ڈاکومنٹری دیکھیں, مزہ آئے گا آپ کو, اور آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس پہ شیئر بھی کرنا ہے. لیٹس واچ دس ڈاکومنٹری. پاکستان کی گلیوں, چائے خانوں اور پرانی بیکریوں میں ایک ایسی خوشبو بکھری ہوتی ہے جو صرف ذائقہ نہیں بلکہ تاریخ, محبت اور تہذیب کی کہانی سناتی ہے. اور وہ ہے باقر خانی. خستہ, لچھے دار, ہلکی میٹھی اور اوپر تل یا چینی سے مزین یہ روٹی صرف ایک ناشتہ نہیں بلکہ برِ صغیر کی صدیوں پرانی روایت ہے. جب گرم چائے میں ڈبو کر اس کا پہلا نوالا لیا جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت پیچھے کی طرف چل پڑا. مغل درباروں, پرانی دہلی, لکھنؤ اور ڈھاکہ کی تنگ گلیوں تک. حقیقت یہ ہے کہ باقر خانی کی جڑیں مغلیہ دور میں پیوست ہیں اور اس کا آغاز موجودہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے ہوا, جہاں یہ شاہی درباروں میں پیش کی جانے والی خاص روٹی تھی. اس کی ساخت عام روٹی جیسی نہیں بلکہ بسکٹ جیسی خستہ ہوتی ہے, جسے گھی, میدا, چینی, زعفران اور بیجوں کے ساتھ تیار کیا جاتا تھا. مگر اس روٹی کی اصل پہچان اس کا ذائقہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ایک دردناک محبت کی داستان ہے. روایت کے مطابق مرزا آغا باقر, جو بنگال کے ایک بہادر جرنیل تھے, ایک حسین رقاصہ خانی بیگم کے عشق میں مبتلا ہو گئے. یہ محبت صرف کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا جذبہ تھی جس کے چرچے پورے بنگال میں ہونے لگے. لیکن محبت کی راہوں میں ہمیشہ کی طرح حسد اور دشمنی نے بھی جنم لیا. ایک درباری افسر زینول خان بھی خانی بیگم کو حاصل کرنا چاہتا تھا, اور جب اسے ناکامی ہوئی تو اس نے سازشوں کا جال بن دیا. واقعات نے خطرناک رخ اختیار کیا. اغوا, لڑائیاں, جھوٹے الزامات اور خون ریزی, یہاں تک کہ حالات اس نہج پر پہنچے کہ خانی بیگم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. اس سانحے نے مرزا آغا باقر کو اندر سے توڑ دیا. کہا جاتا ہے کہ اسی غم کے عالم میں ایک دن اپنے دوست کے ہمراہ گئے اور باورچی نے انہیں ایک نئی قسم کی خستہ روٹی پیش کی. اس روٹی کا ذائقہ ان کے دل کو چھو گیا, اور جب باورچی نے ان سے اس روٹی کا نام رکھنے کا کہا تو انہوں نے اپنی محبت کو امر کرتے ہوئے اسے باقر خانی کا نام دے دیا. یوں ایک ٹوٹی ہوئی محبت ہمیشہ کے لیے ایک ذائقے میں ڈھل گئی. وقت گزرتا گیا اور یہ روٹی بنگال سے نکل کر پورے برِ صغیر میں پھیل گئی. کشمیر, لکھنؤ, حیدرآباد اور پھر پاکستان تک ہر خطے نے اسے اپنے انداز میں اپنایا. آج یہ نہ صرف ایک پسندیدہ ناشتہ ہے بلکہ ثقافتی ورثے کی علامت بھی ہے. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کبھی یہ صرف شاہی درباروں تک محدود تھی مگر اب ہر عام انسان کی دسترس میں ہے. آج بھی باقر خانی اپنے منفرد ذائقے, دلکش خوشبو اور کردار پن کی بدولت ہر عمر کے لوگوں میں یکساں مقبول ہے. وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدل گئیں مگر باقر خانی کی لذت آج بھی ویسی ہی برقرار ہے جیسی صدیوں پہلے تھی. محبت کی یہ داستان آج بھی باقر خانی کے ہر لقمے میں زندہ محسوس ہوتی ہے, جیسے ہر پرت میں کسی ادھوری کہانی کی بازگشت سنائی دیتی ہو. وقت گزر گیا, کردار بدل گئے مگر احساسات وہی ہیں, گہرے, سچے اور لازوال. یہی وجہ ہے کہ باقر خانی صرف ایک ذائقہ نہیں بلکہ محبت, یادوں اور روایت کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے جو آج بھی دلوں کو چھو جاتا ہے.